जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे ही होंगे। उम्मीद है आपकी प्रिपरेशन भी सही तरीके से चल रही होगी। मैं आशीष पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से एक नए वीडियो के साथ। जैसा कि आप सबको पता है, इस समय हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री को कवर कर रहे हैं, जिसके तहत हमने जो चैप्टर शुरू किया था उसका नाम है इंडियन नेशनल मूवमेंट, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को हम लोग कवर कर रहे हैं, जिसके तहत आज हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे, जहां से आपके एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चंस जरूर आएंगे। आप किसी भी वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, वहां पर यहां से क्वेश्चंस आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे। जिन प्रमुख बिंदुओं पर हम लोगों का फोकस रहेगा वो है हमारा रॉलेट एक्ट, उसके बाद हम लोग देखेंगे खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, जलियांवाला बाग हत्याकांड। सारी चीजों को डीपली समझने का प्रयास करेंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा ये प्रयास पसंद आएगा। ऐसे विद्यार्थी जो चैनल पर पहली बार आए हैं और यदि आप हिंदी माध्यम से किसी भी वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि पूरा का पूरा कंटेंट आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सके। और यदि आप चाहते हैं कि मेरा कंटेंट आपको पीडीएफ के रूप में प्राप्त हो सके फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप मेरा टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे, जिसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी गई है। अब हम आते हैं टॉपिक पर, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। जो लोग नए हैं, मैं पिछले वीडियो से आप लोगों को जोड़ रहा हूं। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो चुकी है और 1885 से 1905 बंगाल विभाजन तक के टाइम पीरियड को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में हम लोग क्या मानते हैं, उदारवादी चरण। उसके बाद जैसे ही बंगाल का विभाजन होता है 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना कर दी जाती है और उसके बाद 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन होता है और कांग्रेस 2 भागों में बट जाती है, 2 गुटों में बट जाती है, गरम दल और नरम दल। जैसे ही गरम और नरम दल 2 प्रमुख रूप से उभर कर सामने आते हैं तो 1905 तक जो उदारवादी दृष्टिकोण था भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, उसमें बदलाव होता है और पूरी तरह से कांग्रेस को लेकर आगे बढ़ते हैं कौन, उग्रवादी चरण के नेता या फिर गरम दल के नेता, और उसे हम बोलते हैं उग्रवादी चरण। 1919 तक के टाइम पीरियड तक यह चलता है। उसके बाद 1915 में गांधी जी की एंट्री हो जाती है। तो 1919 से लेकर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार से लेकर 1947 के भारत स्वतंत्रता अधिनियम तक के टाइम पीरियड को हम गांधी युग कहते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने गांधी युग की शुरुआत कर दी थी। सारे टॉपिक स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को मैं फैक्ट के रूप में दे रहा हूं। प्रीवियस वीडियोस आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखेंगे, ठीक है। तो पिछले वीडियो में जो इसके पहले आया था उसमें हमने देखा कि गांधी जी की एंट्री भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में हो जाती है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में हो जाती है 1915 में, क्योंकि मैंने आपको उनके बारे में भी बताया था कि 1869 में उनका जन्म होता है। तो एक समृद्ध परिवार में उनका जन्म हुआ था। तो वकालत की पढ़ाई करने इंग्लैंड चले जाते हैं। इंग्लैंड से वो वापस आते हैं तो उसके बाद वो साउथ अफ्रीका चले जाते हैं, दक्षिण अफ्रीका मुकदमा लड़ने। वहां पर वो देखते हैं कि किस प्रकार से रंग भेद का कानून लाया जा रहा है, गोरे और काले में भेद किया जा रहा है। तो उसको खत्म करने के लिए गांधी जी वहां पर क्या करते हैं, सत्याग्रह छेड़ते हैं और नटाल कांग्रेस की स्थापना करते हैं और उन्हें विजय प्राप्त होती है। साउथ अफ्रीका की गवर्नमेंट गांधी जी से प्रभावित होकर क्या करती है, रंगभेद कानून को वापस ले लेती है। फिर गांधी जी की एंट्री हो जाती है भारतवर्ष में। उस समय कौन सा टाइम पीरियड चल रहा था, 1915 का। तो 1914 में ही प्रथम विश्व युद्ध की भी शुरुआत हो गई थी। पिछले वीडियो का कंटेंट मैं आपको बता रहा हूं जिससे कि आप यहां तक जुड़ सकें। बहुत सारे लोगों को यह पता नहीं होगा कि रॉलेट एक्ट क्यों लाया गया, जलियांवाला बाग हत्याकांड आपने पढ़ा होगा, लेकिन आपको इसका सार नहीं पता होगा कि यह हुआ क्यों था, ठीक। तो 1915 में गांधी जी वापस आते हैं, भारत में देखते हैं तो यहाँ की परिस्थिति पूरी तरह से डिफरेंट थी। विश्व युद्ध की बात चल रही थी। उन्होंने समस्त भारतीय लोगों से अनुरोध किया कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा व्यक्ति, युवा वर्ग के लोग क्या करें, ब्रिटिश सेना में भर्ती हो जाएं और विश्व युद्ध में इन ब्रिटिशर्स का साथ दें। इसके बदले में क्या पता ये हमें स्वतंत्र कर दें। तो उसी समय गांधी जी को सेना में भर्ती करने वाला सार्जेंट कहा गया, लेकिन परिस्थितियां बिगड़ गई, उनके अनुरूप चीजें नहीं हो पाई। ब्रिटिशर्स ने हमारे साथ फिर से धोखा किया। गांधी जी भी समझ जाते हैं, महात्मा जी, कि अब क्या होगा कि ये ब्रिटिशर्स हमारे साथ फुट डालो राज करो की नीति कर रहे हैं। तो वो भी उनके खिलाफ सत्याग्रह वगैरह छेड़ देते हैं। आपसे क्वेश्चन बनेगा कि भारत में गांधी जी का पहला सफल सत्याग्रह कौन सा है, तो वो चंपारण का था 1917 में। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। नील बागान मालिकों के खिलाफ हुआ था, किसानों के लिए। दूसरा सत्याग्रह यह करते हैं अहमदाबाद में मिल मजदूरों के लिए, वो भी सफल हो जाता है। तीसरा सत्याग्रह यह करते हैं खेड़ा में और वो भी पूरी तरह से सफल हो जाता है इनका। जैसे ही ये 3 सत्याग्रह इनके सफल हो जाते हैं
तो ब्रिटिशर्स के दांत खट्टे होने लगते हैं। वो देखते हैं कि इस भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक ऐसे व्यक्ति की एंट्री हो चुकी है जो हमें यहाँ से उखाड़ के फेंक सकता है। अपनी चीजें वह डिमांड के रूप में करके हड़ताल वगैरह करके मनवाने लगे थे गांधी जी। तो क्या किया जाता है कि पूरी तरह से एक तरह से काला कानून लाया जाता है एक उन ब्रिटिशर्स के द्वारा, जिसे हम रॉलेट एक्ट बोलते हैं। सर ये रॉलेट एक्ट को हम काला कानून क्यों बोल रहे हैं, रॉलेट एक्ट को इतना गलत क्यों बोल रहे हैं? यह एक ऐसा कानून था कि इसके द्वारा जिला अधिकारी को, मजिस्ट्रेट को इतनी ज्यादा पावर दे दी गई कि वह किसी भी व्यक्ति को शक के आधार पर भी जेल में बंद कर सकता है, गिरफ्तार कर सकता है। इसीलिए इस कानून को बिना अपील, बिना दलील और बिना वकील वाला कानून कहा गया। जैसा कि आपको पता होगा, जब भारतवर्ष में, स्वतंत्र भारत में इमरजेंसी लगी थी, इंदिरा गांधी जी क्या थी, प्राइम मिनिस्टर थी, उस समय भी इसी तरह के कुछ काम किए गए थे विपक्षी नेताओं के साथ। हालांकि मैं उसमें नहीं जाऊंगा, लेकिन रॉलेट एक्ट एक काला कानून के रूप में आया क्योंकि यहाँ पर क्रांतिकारी गतिविधियां बढ़ रही थी। उनको नियंत्रित करने के लिए जितने भी क्रांतिकारी हैं उनको शक के दायरे में लेकर उन्हें सीधे सीधे जेल में बंद कर दिया जाता था। इसका विरोध होने लगा। अब जलियांवाला बाग से जुड़िएगा आप लोग। इसका विरोध होने लगा तो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों में से, उस समय के राष्ट्रवादी नेताओं में से दो प्रमुख नेता निकल के आते हैं, सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल। इन दो लोगों ने भी क्या किया, रॉलेट एक्ट का विरोध किया। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, इन दोनों व्यक्तियों को गिरफ्तार करके काला पानी की सजा सुना दी, सत्यपाल को भी और सैफुद्दीन किचलू को भी। तो उन राष्ट्रवादी नेताओं को जैसे ही ब्रिटिशर्स के द्वारा कैद किया जाता है, अच्छा खासे नेता थे, अच्छा व्यक्तित्व था उनका, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो व्यक्ति थे, राष्ट्रवादी नेता थे, और हमारे यहाँ की जो जनता थी, उन नेताओं को रिहा करवाने के लिए एक सभा का आयोजन करती है, विरोध प्रदर्शन शांतिमय। वैसाखी के दिन पंजाब के जलियांवाला बाग में लोग इकट्ठे होते हैं और वहां पर जनरल डायर के द्वारा गोली चलवा दी जाती है निहत्थे लोगों पर, और उसी को हम नाम देते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड। कहीं ना कहीं यह बहुत ही दुर्दांत घटना थी उन ब्रिटिशर्स के द्वारा हमारे भारतीय लोगों पर, निहत्थे लोगों पर उसने गोलियां चलवा दी। और कहा जाता है कि कमेटियों का भी गठन किया गया था इसकी जांच करने के लिए, और ब्रिटिशर्स की तरफ से जो कमेटी का गठन किया गया उसने पूरी तरह से इस गोली चलाए जाने वाली प्रक्रिया को वैध ठहराया, और उसने कहा कि सिर्फ 379 लोगों की मृत्यु हुई है, परंतु वास्तविक तौर पर जनता 1000 से ज्यादा वहां पर मर चुकी थी। सब कुछ डिटेल में बात करेंगे। फिर ये जलियांवाला बाग होता है, उसके बाद खिलाफत आंदोलन आ जाता है, खलीफा के पद को लेकर असहयोग आंदोलन भी आएगा, चौरी चौरा कांड क्या है, सब कुछ हम लोग डीपली समझेंगे। उम्मीद है कि आप लोगों का बैकग्राउंड क्लियर हो गया होगा। चलिए देखिए, ठंड का टाइम है, कपड़े वगैरह ठीक से पहन के आप लोग प्रिपरेशन करिए, ठंड से बचिए, क्योंकि अब बीमार हो गए तो एग्जाम में सिर्फ 1 मंथ आपके बच्चे हैं, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। रॉलेट एक्ट 1919 क्रांतिकारी गतिविधियों का दमन करने के लिए यह लाया गया। मजिस्ट्रेट को अत्यधिक शक्तियां प्रदान कर दी गई, मतलब किसी को भी शक के दायरे में लेकर ही कैद कर लिया जाता था, जेल में बंद कर दिया जाता था। तो इसे बिना वकील, बिना दलील और बिना अपील वाला कानून कहा गया। इसको विरोध में 6 अप्रैल को गांधी जी ने देशव्यापी आंदोलन का आह्वान किया कि पूरे देश भर में अब एक आंदोलन चलाया जाएगा जो रॉलेट एक्ट के खिलाफ जाएगा। विरोध हेतु सत्याग्रह सभा की भी स्थापना की गई। 9 अप्रैल को गांधी जी की गिरफ्तारी हो जाती है, और इसी 9 अप्रैल को ही सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की भी गिरफ्तारी होती है, जिन्हें सजा सुनाई जाती है। तो उन्हीं दोनों व्यक्तियों के रिहाई के लिए जनता शांतिमय तरीके से वैसाखी के दिन जलियांवाले बाग में एकत्रित होती है। तो वहां पर जलियांवाला बाग हत्याकांड हो जाता है। टाइम था 13 अप्रैल 1919 का। 9 अप्रैल को गिरफ्तारी होती है गांधी जी की भी, सत्यपाल की भी और सैफुद्दीन किचलू की भी। उन लोगों को छुड़वाने के लिए, खास करके उन 2 नेताओं को 13 अप्रैल 1919 को क्या होता है, जलियांवाला बाग में लोग एकत्रित होते हैं, ठीक है। तो 9 अप्रैल को सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी होती है। इसके विरोध स्वरूप शांति में विशाल सभा का आयोजन किया जाता है, और जनरल डायर ने वहां पर क्या किया, गोली चलवा दी, और कहा गया कि 379 लोगों की मृत्यु हुई। इसलिए मैंने यहाँ पर स्टार लगाया हुआ है, जो पूरी तरह से गलत नहीं था। वास्तव में इससे कहीं ज्यादा लोग मारे गए, ठीक है। उसके बाद प्रतिक्रियाएं भी आई। हमारे जो रविंद्रनाथ टैगोर जी थे, जिन्होंने अमार सोनार बांग्ला नामक गीत लिखा था, जो आज
बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत है। ये सब फैक्ट है, याद रखिएगा। इन्हें ब्रिटिशर्स के द्वारा नाइटहुड की उपाधि प्रदान की गई थी, इन्होंने उसे वापस कर दी। गांधी जी को कैसर ए हिंद की उपाधि दी गई थी, कब? 1915 में, जब इन्होंने भारतीय लोगों को सेना में भर्ती करवाने का बात किया तो हमारे राजनेताओं ने इन्हें सेना में भर्ती करने वाला सार्जेंट कहा, लेकिन ब्रिटिशर्स इनसे प्रभावित होकर इन्हें कैसर ए हिंद की उपाधि दिए थे, इसे इन्होंने वापस कर दिया। शंकर नारायण एक क्रांतिकारी नेता थे जो वायसराय की कार्यकारिणी सभा में क्या थे? सदस्य थे, उससे भी इन्होंने पद त्याग दिया। मतलब कि जलियांवाला बाग हत्याकांड, मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं, स्टोरी में नहीं घुसूंगा, वरना ये पूरा टॉपिक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड ही इतना बड़ा टॉपिक है कि 1 से 1.5 घंटे का लेक्चर इस पे हो सकता है और मैं खड़े खड़े चीजें बोल सकता हूं। बट आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है तो उस वजह से जो इंपॉर्टेंट है वो चीजें मैं आपको बता रहा हूं। सर, जलियांवाला बाग हत्याकांड हो जाता है, इसके जांच के लिए कमेटी का गठन किया गया। जी हाँ, ब्रिटिशर्स ने हंटर आयोग, हंटर कमीशन का गठन किया। किस चीज के लिए? जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए। और इसमें 3 भारतीय व्यक्ति भी शामिल थे, उनका नाम यहां पर मैंने लिखा है, आप लोग देखेंगे। इन सबने मिलकर क्या कहा कि जनरल डायर के द्वारा चलाई गई गोलियां ठीक थी, क्योंकि उस समय क्या था, 144 चल रही थी धारा, वहां पर कर्फ्यू लगा हुआ था, इतने लोग इकट्ठा नहीं हो सकते, पता नहीं कैसे, लेकिन जनरल डायर को पूरी तरह से बरी कर दिया गया था। किसके द्वारा? हंटर कमीशन के द्वारा। तो सर, कांग्रेस क्या कर रही थी उस समय? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी एक कमीशन का गठन किया था। उस कमीशन का नाम क्या था? तहकीकात कमेटी, और इसके अध्यक्ष थे मदन मोहन मालवीय जी। ठीक, आगे बात करेंगे। ब्रिटिश सरकार ने हंटर कमीशन का गठन कर दिया जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए, जिसमें 3 भारतीय व्यक्ति भी शामिल थे, चीमनलाल सीतलवाड़, सुल्तान अहमद और जगत नारायण। ये 3 व्यक्ति भारतीय थे जो हंटर कमीशन में भी शामिल थे, और इस हंटर कमीशन ने जनरल डायर के द्वारा किए गए कार्य को, उसके द्वारा चलाई गई गोलियों को क्या कहा? वैध ठहरा दिया। कांग्रेस संतुष्ट नहीं हुई, कांग्रेस ने तहकीकात कमेटी का क्या किया? गठन किया। यह पूछा जाता है आपसे फैक्ट के रूप में, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कांग्रेस के द्वारा किस कमेटी का गठन किया गया? तो तहकीकात। ब्रिटिशर्स के द्वारा तो वो हुआ था हंटर कमीशन का। ठीक है, ठंड बहुत है, सॉरी, जुकाम हो रखी है पिछले 2 दिन से, इसे बोलने में भी सांस फूल रही है, आप लोग ये समझ भी पा रहे होंगे, है ना। तो ब्रिटिश सरकार ने हंटर कमीशन का गठन किया, जिसने जनरल डायर को वैध ठहरा दिया। मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूं कि आप लोगों को चीजें याद हों। लेकिन कांग्रेस ने तहकीकात कमेटी का गठन किया और इनके द्वारा यह कहा गया कि यदि मरे हुए व्यक्तियों के लिए आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो उनके परिवार को कुछ धनराशि ही हेल्प के रूप में, सहायता के रूप में प्रदान कर दी जाए, जो ब्रिटिशर्स ने नहीं मानी। तो कांग्रेस ने तहकीकात कमेटी, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हंटर कमीशन का गठन किया। तो यहां पर जलियांवाला बाग हत्याकांड से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट खत्म होते हैं, चीजें मैंने बोली भी है, आई होप कि आप लोगों ने नोट डाउन किया होगा। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं खिलाफत आंदोलन पे। 1919 का टाइम पीरियड है, प्रथम विश्व युद्ध के समाप्ति का टाइम पीरियड है। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था धुरी राष्ट्रों और मित्र राष्ट्रों के बीच में हुआ था। तो जो टर्की था, आज का जो तुर्की है, इसे टर्की के रूप में जाना जाता था, कॉन्स्टेंटाइन जिसे कुस्तुनतुनिया बोलते थे, वहां पर खलीफा का एक पद हुआ करता था। ठीक है ना। तो होता क्या है कि ये जो तुर्की था यह धुरी राष्ट्रों के साथ शामिल था, लेकिन धुरी राष्ट्रों की पराजय हो जाती है, मित्र राष्ट्र विजयी हो जाते हैं प्रथम विश्व युद्ध में। तो मित्र राष्ट्र के साथ तुर्की की एक संधि होती है जिसे हम नाम देते हैं सेवर्स की संधि। सेवर्स की संधि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किसके मध्य हुई? प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुए मित्र राष्ट्रों और तुर्की के साथ। और इसमें निर्णय लिया गया कि खलीफा के पद को समाप्त कर दिया जाए। तो भारत में भी मुस्लिम थे, पूरे विश्व भर में जो इस्लाम को मानने वाले लोग थे उन्होंने विरोध स्वरूप प्रदर्शन किए। भारत भी अछूता नहीं रहा। 1919 का टाइम पीरियड है, भारत में खिलाफत कमेटी का गठन कर दिया जाता है 2 प्रमुख व्यक्तियों के द्वारा, जिनका नाम है मोहम्मद अली और शौकत अली। इन 2 अली बंधुओं का नाम याद रखिएगा, पूछा जाता है। और इनका सपोर्ट किसने किया? मौलाना आजाद हजरत मोहानी ने। अब देखिए, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना कर दी गई है। 1909 के मार्लेमेंटो सुधार में क्या किया गया है? मुस्लिमों को हिंदुओं से अलग, ठीक है, क्या कर दिया गया है? सांप्रदायिक निर्वाचन का अधिकार दे दिया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा। हम में फुट डालने की बात की जा रही है।
और ये टाइम पीरियड 1919 का जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हो जाता है। तो यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिकता अपने चरम पर थी। तो गांधी जी चाहते थे कि हिंदू और मुस्लिम सभी व्यक्ति एक भारतीय के रूप में मिलकर सामने आए। तो उन्होंने क्या किया, इस खिलाफत आंदोलन का सपोर्ट लिया। गांधी जी क्या करते हैं, नवंबर को दिल्ली में 1919 के नवंबर में दिल्ली में अखिल भारतीय सम्मेलन का गठन किया गया और जिसकी अध्यक्षता किसने की, महात्मा गांधी जी ने की। खिलाफत आंदोलन को भी ये साथ में अब लेकर चलने वाले हैं। कौन, महात्मा गांधी जी। तो जून 1920 में इलाहाबाद में खिलाफत कमेटी का एक सम्मेलन किया गया। वहां पर क्या कहा गया कि अब हम असहयोग आंदोलन चलाएंगे खिलाफत आंदोलन के सपोर्ट में। ठीक, तो सभी हिंदू मुस्लिम एक साथ आ जाते हैं, गांधी जी के साथ आ जाते हैं। 1924 में आंदोलन समाप्त कर दिया जाता है और टर्की का जो उस समय का राजा था कमाल पाशा, इसके द्वारा खलीफा पद की समाप्ति कर दी गई। तो खलीफा पद की समाप्ति किसने किया, तो मुस्तफा कमाल पाशा, जो टर्की का क्या था, राजा हुआ करता था। सर ये जो खिलाफत आंदोलन चलाया गया इससे फायदे हुए, देखिए जिस लिए चलाया गया उसमें फायदा तो नहीं हुआ। खलीफा के पद को बचाए रखने की बात की गई थी, वो नहीं बचा, लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में इसका योगदान अच्छा रहा। हिंदू मुस्लिम सब आपस में एक साथ मिलकर ब्रिटिशर्स के साथ खड़े हो गए। ये वही टाइम पीरियड है, गांधी जी को लगा कि अब हम कोई ऐसा आंदोलन चलाएंगे जिसमें सभी व्यक्ति एक साथ भारतीय के रूप में मिलकर आ रहे हैं और ब्रिटिशर्स के खिलाफ छेड़ देंगे आंदोलन। तो वही जन्म हो जाता है असहयोग आंदोलन की। असहयोग आंदोलन चलाया क्यों गया, रॉलेट एक्ट का विरोध किया गया, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, खिलाफत आंदोलन हुआ। उसके बाद इन सब के निचोड़ के रूप में असहयोग आंदोलन सामने आता है। दिसंबर 1920 में नागपुर में कांग्रेस का अधिवेशन होता है और इसमें आंदोलन का प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है कि महात्मा गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन चलाया जाएगा। अच्छा, महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था। यदि आप यहां तक वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी, आगे मैं बताऊंगा। ठीक है, महात्मा गांधी जब क्या कर रहे थे, चंपारण सत्याग्रह में उन्हें सफलता मिली थी, तो रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा उन्हें पहली बार महात्मा कहा गया था। ठीक, तो याद रखिएगा, कमेंट करके बताइएगा आप लोग। जब असहयोग आंदोलन चलाया गया तो इसमें स्वराज्य का लक्ष्य रखा गया। इन्होंने कहा कि सरकार के भीतर हमें डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाए या फिर सरकार को यहां से उखाड़ फेंकेंगे हम। इस तरह की चीजें कही गई। असहयोग आंदोलन में सभी वयस्कों को कांग्रेस में शामिल करने की बात की गई, सदस्य बनाने की बात की गई। युवाओं को विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जाएगा, यथासंभव हिंदी भाषा का भी प्रयोग किया जाएगा, ऐसा असहयोग आंदोलन में कहा गया। और पहली बार ही ऐसा हुआ कि असहयोग आंदोलन के माध्यम से ही कर अदायगी से भी इनकार कर दिया गया। इसका तरीका अपनाया गया कि हम कर नहीं अदा करेंगे। विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई, दुकानों के सामने धरने रखे गए जो विदेशी सामानों की थी, जैसे कि ड्रिंक वगैरह की दुकानें थी। कई लोगों ने अपनी वकालत भी छोड़ दी। ठीक है, बहुत सारे लोग, जैसे कि मैं आपसे बात करूं, पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना जी थे, साथ ही साथ राजेंद्र प्रसाद जी थे, बहुत अच्छे अच्छे वकील थे, वकालत किया करते थे गवर्नमेंट की तरफ से। इन्होंने अपनी वकालत भी छोड़ दी। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आप लोगों ने देखा था यूपी पेट में, अब इसे इंपॉर्टेंट ही बोलना पड़ेगा, कहीं ना कहीं यह हमारी क्या है, असफलता है हमारे आयोग की, कि उसने क्वेश्चन किया था यूपी SSSC पेट में कि गांधी जी ने पहली बार लंगोट कब पहनी थी, है ना। गांधी जी ने पहली बार लंगोट कब पहनी थी, तो ये असहयोग आंदोलन के टाइम पीरियड की बात है। 1921 मार्च में विजयवाड़ा में एक अधिवेशन होता है। 1 करोड़ लोगों को सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा जाता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में। उसी समय गांधी जी ने धोती कुर्ता छोड़कर लंगोटी पहनना शुरू कर दिया था। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को बहुत ज्यादा बनता है, तो इसकी हिस्ट्री भी आप लोग जान लीजिए, क्योंकि पेट में इस तरह के क्वेश्चन बने हैं तो आगे भी बन सकते हैं कि महात्मा गांधी जी ने पहली बार लंगोट कब पहनी थी। तो थोड़ा ये क्वेश्चन फूल टाइप का लग रहा है, लेकिन हाँ आयोग पूछ रहा है। इन्होंने धोती कुर्ता छोड़कर लंगोटी पहनना शुरू किया था विजयवाड़ा अधिवेशन के बाद 1921 में। ठीक है, चलिए, असहयोग आंदोलन शांतिमय तरीके से चल रहा है, गांधी जी अहिंसा के पुजारी हैं। लेकिन होता क्या है, टाइम पीरियड आता है 5 फरवरी 1922 का, कहीं कहीं पर डेट इसका मिसमैच हो जाता है, 5 की जगह 7 या 9 देता है, लेकिन ईयर 1922 ईयर, ठीक, फरवरी का टाइम पीरियड है। होता क्या है कि पुलिस के द्वारा भीड़ पर गोली चला दी जाती है। पुलिस के द्वारा आंदोलनकारी भीड़ पर गोली चला दी जाती है, निहत्थे लोगों पर। गुस्साई भीड़ ने क्या किया, पूरी तरह से थाने को ही जला के रख दिया चौरी चौरा में। ये गोरखपुर के पास है, चौरी चौरा पड़ता है उत्तर प्रदेश में।
इन्होंने क्या किया, पुलिस चौकी ही जला दिया, 22 पुलिसकर्मियों की मृत्यु हो जाती है। गांधी जी ने बारदोली में कार्यकारी समिति की बैठक बुलाई और इन्होंने कहा कि जो हमारा आंदोलन था अहिंसात्मक था, हम हिंसा को बढ़ावा नहीं दे सकते। तो 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने आंदोलन को वापस ले लिया। हालांकि इसका विरोध भी कई हमारे राष्ट्रवादी नेताओं ने किया, जैसे कि सुभाष चंद्र बोस। इन्होंने कहा कि क्या हुआ बापू, सिर्फ 22 लोग ही तो मरे हैं। मोतीलाल नेहरू, सीआर दास, जवाहरलाल नेहरू, इन सब व्यक्तियों ने क्या किया, गांधी जी के इस फैसले का विरोध किया कि आप असहयोग आंदोलन वापस मत लीजिए, बहुत अच्छे तरीके से यह चल रहा है। लेकिन इन्होंने वापस ले लिया। 10 मार्च 1922 को गांधी जी की गिरफ्तारी हो गई और 18 मार्च को अहमदाबाद में ब्रूमफील्ड नामक जज ने 6 साल की सजा इन्हें सुना दी। लेकिन बीमारी के कारण 5 फरवरी 1924 को ही इन्हें अल्प समय में ही रिहा कर दिया गया। तो इस तरह से अब मैं एक बार आप लोगों को असहयोग आंदोलन रिपीट करता हूं। दिसंबर 1920 में नागपुर अधिवेशन में क्या किया गया, प्रस्ताव पारित किया गया, स्वराज्य का लक्ष्य रखा गया। उसके बाद कर अदायगी से इनकार, मतलब कि ये हमारा चलने लगा असहयोग आंदोलन सुचारू रूप से चल रहा था। ठीक है। 1921 में विजयवाड़ा अधिवेशन होता है। गांधी जी धोती कुर्ता छोड़ के लंगोट पहनते हैं। बार बार ये मैं बोल रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन बना है पेट में। ठीक, आप लोगों को मिला नहीं होगा कहीं, मैं बहुत सही तरीके से ढूंढ के लाया हूं। आंदोलन सही तरीके से चल रहा है, लेकिन टाइम पीरियड 5 फरवरी 1922 का आता है। 1922 में क्या होता है, पुलिसकर्मियों के द्वारा निहत्थे भीड़ पर आंदोलनकारियों पर गोली चला दी जाती है, कई लोगों की मृत्यु हो जाती है, जनता व्यथित हो जाती है। गुस्साई भीड़ पुलिस चौकी में ही क्या करती है, थाने में ही आग लगा देती है। 21 पुलिसकर्मी मर जाते हैं, साथ ही साथ एक थानेदार भी। कुल 22 व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती है। गांधी जी इससे क्या होते हैं, व्यथित हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि वो कुछ भी करें हमारे साथ, लेकिन हमारा जो हथियार सबसे बड़ा है वो अहिंसा है। हम हिंसा को बढ़ावा नहीं दे सकते। आप लोगों ने हिंसा कर दी, इसलिए हम आंदोलन को वापस ले रहे हैं। तो 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने आंदोलन को वापस ले लिया। कई व्यक्तियों के द्वारा इसका विरोध भी किया गया, लेकिन वो नहीं माने। आंदोलन वापस लिया जाता है। 10 मार्च 1922 को गांधी जी गिरफ्तार होते हैं। 18 मार्च को अहमदाबाद की कहां पर, कोर्ट में ब्रूम्सफील्ड नामक जज के द्वारा इन्हें 6 साल की सजा सुनाई गई और 5 फरवरी 1924 को बीमारी के कारण ही इनकी रिहाई हो जाती है। अब यह टाइम पीरियड आया है कि अब कांग्रेस में फिर से विभाजन होने की बात होगी और गठन होगा स्वराज्य पार्टी का। तो कल के वीडियो में हम लोग स्वराज्य पार्टी का गठन करेंगे। उम्मीद है कि आपको मेरा कंटेंट पसंद आया होगा। आज का वीडियो मुझे नहीं लगता कि उतना बेटर मैं आप लोगों को दे पाया हूं, क्योंकि तबीयत मेरी ठीक नहीं है, सांसें फूल रही हैं, चीजें एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूं, जुकाम बहुत तेजी से है। ठीक, बाकी कैसा लगा आप लोग कमेंट करिएगा। कोई मिस्टेक हुआ होगा तो उसे हाईलाइट करिएगा, जिससे कि मैं उसमें सुधार ला सकूं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय। आप लोग अपना ख्याल रखें और इसी तरह से प्रिपरेशन करते रहें।